नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ में सेकेंड क्लास है, जो कि 2018 23/12 यानी 23 दिसंबर 2018 की द्वितीय पाली में जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था वीडियो का, उसका रीजनिंग का पार्ट लेकर के जीएस और हिंदी मैम ने करवा दिया है। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और बहुत ही अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? विषम का चयन करना है। तो विषम में क्या है, देखिए क्या है, लोहा है यानी आयरन, कॉपर है तांबा, इस्पात स्टील है और एल्यूमिनियम है। आप देखिए आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम ये एलिमेंट हैं यानी कि तत्व हैं। क्या हैं? तत्व हैं। जबकि ये क्या है, ये मिश्रण है, यौगिक कह सकते हैं इसको, कि मिक्स है। क्या है? मिक्स है। तो हम इसको यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे। एक तरीके का मटेरियल हो गया। ठीक है, तो सबसे अलग क्या है? सबसे अलग है यहाँ पे स्टील। क्या है? स्टील। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 में क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रतिस्थापित की कर सकती है। क्या भाई? देखिए आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्या है, ये स्टैंडिंग लाइन है। क्या है? स्टैंडिंग लाइन के ऊपर सर्कल है, यानी कि जिगजैग मोशन में एक यहाँ, एक यहाँ, 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 ऐसे है। आप देखिए इसको अगर क्लॉकवाइज आप मूव कराते हैं 90 डिग्री तो सेम कंडीशन आ गई, यानी कि ये वाली जो थी फर्स्ट वाली ये बन गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड ये पार्ट हो गया और फोर्थ ये पार्ट हो गया। तो इसमें भी अगर हम इसको 90 डिग्री मूव कराते हैं तो आपका ये वाला पोर्शन इधर बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन इधर बनेगा। तो कंडीशन जीरो की क्या होगी? सबसे पहले जीरो की कंडीशन ये होगी। चलो इसी बेसिस पे हम देख लेते हैं कि कंडीशन जीरो की ये वाली कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला तो होने से रहा और ये वाला भी नहीं होगा। एक ये है, दूसरा ये है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ यहाँ और दिखाऊं कि आप यहाँ देखिएगा, जब जीरो ऐसा होगा तो ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर इस साइड आएंगे। कॉर्नर जो हैं यानी कि कोने जो हैं वो यहाँ पे और यहाँ पर बनेंगे और बीच में ये फ्लैट वाला सरफेस बनेगा। तो ऐसा कंडीशन कहाँ है वो देखते हैं। ऐसी कंडीशन सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जगह है, वो है ऑप्शन डी। देखिए कॉर्नर्स आपको यहाँ मिल रहे हैं और यहाँ मिल रहे हैं, ना यहाँ तो ऊपर की साइड, यानी कि ये जो रिंग है, हेक्सागन है, इसको मूव ही नहीं कराया गया, जब यहाँ मूव करा के ऐसे बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम नाम का चयन कीजिए। क्या है? टोनी ब्लेयर है, ब्लेस पास्कल है, सर आइजैक न्यूटन है और जेम्स प्रेस्कॉट जूल है। ठीक है, इनमें से सबसे अलग कौन है? अब देखिए टोनी ब्लेयर क्या है? टोनी ब्लेयर, उसके बाद क्या है? आइजैक न्यूटन और जेम्स प्रेस्कॉट। ये तीनों क्या हैं? टोनी ब्लेयर, ब्लेस पास्कल और सर आइजैक न्यूटन। ये सभी क्या हैं? ये सारे वैज्ञानिक हैं। इन्होंने पास्कल न्यूटन कार्य का जूल का नाम दिया। जबकि जो टोनी ब्लेयर हैं वो क्या है? वो यूके। आप देखिए यहाँ पे जो ब्लेस पास्कल है, आइजैक न्यूटन है और जेम्स प्रेस्कॉट जूल हैं, ये तीनों के तीनों साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। ठीक है, लेकिन क्या टोनी ब्लेयर कोई वैज्ञानिक है? नहीं है। वो क्या है? यूके, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या हैं? यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो इस वजह से सबसे अलग जो है वो क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, सेलेक्ट द वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप्स। क्या है? बड़ौदा है, ध्यान से देखिएगा, बड़ौदा, चेन्नई, बॉम्बे,
कोलकाता, कोचीन, पौंडीचेरी, कानपुर, पूना, कालीकट। ठीक है, तो ये सारे सिटीज़ के नेम हैं। अब देखते हैं सबसे अलग क्या है। आप देखिएगा, ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि ध्यान से देखने की ये ज़रूरत है कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट में क्या दे रखा है, बड़ौदा। क्या दे रखा है, बड़ौदा। तो बड़ौदा ये पुराना नेम है, क्या है, बड़ौदा। बड़ौदा को वडोदरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, वडोदरा। क्या, अब इस समय वडोदरा के नाम से जाना जाता है। चेन्नई वर्तमान नाम है, ध्यान से सुनिएगा, ये प्राचीन नाम है, पुराने नाम है, एंशियंट नेम कह सकते हैं। ये प्रेजेंट नेम है, क्या है, प्रेजेंट नेम है चेन्नई। इससे पहले इसका नाम था मद्रास। ठीक है, बॉम्बे, तो अब क्या है, बॉम्बे क्या है, पुराना नाम है, अब इसको मुंबई के नाम से जाना जाता है, यानी ये भी एंशियंट नेम है। तो एक काम मैं यहाँ पे करता हूँ, आपको बताने के साथ साथ जो एंशियंट नेम है उनको सर्कल करता हूँ और जो वर्ड प्रेजेंट नेम है उनको क्रॉस करता हूँ या मैं टिक करता हूँ। ठीक है, बड़ौदा एंशियंट नेम है, चेन्नई प्रेजेंट नेम है तो टिक कर दिया। बॉम्बे, देखिए बड़ौदा का प्रेजेंट नेम क्या है, यानी वर्तमान नाम क्या है, वडोदरा। बॉम्बे का वर्तमान नाम क्या है, इस समय मुंबई है। कलकत्ता का कोलकाता है, क्या है, कोलकाता है। और कोचीन, कोचीन का क्या है, कोच्चि हो गया है, क्या हो गया, कोच्चि। पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी को अब पुडुचेरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुडुचेरी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये सारे एंशियंट नेम हैं, पुराने नाम हैं। अब कानपुर है एक, क्या है यहाँ पे, कानपुर में स्पेलिंग मिस्टेक का उसको है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ कानपुर, ये हिंदी में तो आपका सेम आ जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में देखिएगा कानपुर की स्पेलिंग क्या थी, CANPORE, कानपुर ऐसे बनता था। जबकि अब न्यू नेम जो आ गया वो क्या है, CANPUR। ठीक है, तो ये CAUN जो कानपुर था इसको कानपुर बोलते थे, तो ये कानपुर, यहाँ आप ये मत ध्यान दे करके यहाँ देखिए, तो ये भी एक एंशियंट नेम है। ठीक है, अब पूना, पूना को पुणे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पुणे के नाम से जाना जाता है। और कालीकट को अब बोला जाता है काजीकोड़े, क्या, कोझीकोड़े। स्पेलिंग हो जाएगी KOZHIKODE, तो कोझीकोड़े के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए सारे सर्कल्स बन रहे हैं। सर्कल का मीनिंग ये हो गया कि ये सारे एंशियंट नेम है, सिर्फ और सिर्फ चेन्नई ऐसा है जो प्रेजेंट नेम है। ठीक है, प्रेजेंट नेम है, तो ऑप्शन आपका सबसे अलग क्या हो गया, चेन्नई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55वां क्वेश्चन, 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 19 फुटबॉल खेलते हैं और 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, उन छात्रों की संख्या पहचान करें जो ना क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। ठीक, आप ध्यान से देखिएगा कि 17 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 19 लोग फुटबॉल खेलते हैं, 3 लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक, आउट ऑफ 40 क्लासमेट्स 17 प्ले क्रिकेट, 19 प्ले फुटबॉल एंड 3 प्ले बोथ क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर प्ले क्रिकेट नॉर फुटबॉल। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम वेन डायग्राम की हेल्प से करते हैं। तो ये अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो डायग्राम है ये आपका क्रिकेट हो गया, और दूसरा इधर वाला जो डायग्राम है, क्योंकि कुछ बच्चे दो हैं जो दोनों खेलते हैं तो मैं इसको फुटबॉल मान रहा हूँ। ठीक है, अब जो दोनों खेलते हैं वो कितने बच्चे हैं, 3। तो आप देखिए 17 क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे, तो 17 में 3 यहाँ निकल गए तो यहाँ 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14 बचेगा। और 19 फुटबॉल खेलते हैं यानी 3 निकल गए, 16 बचे। अब देखिए जो कुल बच्चे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो इनको हम प्लस कर लेंगे, 14 + 16 + 3 कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13, और यहाँ पे 3 आ गया। 33 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं, और टोटल बच्चे 40 हैं, तो 40 में से अगर 33 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 30 छात्रों की
क्या है, 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोलते हैं। कितने? 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं, 17 हिंदी बोल सकते हैं, 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो केवल कितने छात्र मराठी बोलते हैं? ठीक है, तो अब हम इनके बारे में देखते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। ध्यान से देखिएगा, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। तो मैं कुछ ऐसा बना ले रहा हूँ शेप। ठीक है, तो आप, ये हिंदी हो गया, ये मराठी हो गया और ये इंग्लिश हो गया। कितना क्या क्या था? हिंदी है, अंग्रेजी है। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 17 छात्र हिंदी बोल सकते हैं। फिर से 17 छात्र हिंदी बोल सकते हैं। 1 मिनट दोस्तों, बस देखो, 17 छात्र हिंदी बोल सकते हैं, 13 छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं और इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोलते हैं। ठीक है, 5 छात्र, 17 छात्र, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि 15 छात्र मराठी बोलते हैं। ठीक है, मराठी बोलने वाले 15 छात्र। मैं अगर सोच रहा हूँ कि यहाँ 15 लिख दूँ, ठीक है। 17 छात्र क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। 13 छात्र आपको अंग्रेजी बोलते हुए मिलते हैं। 5 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं और उनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। यानी कि वो जो 2 हैं वो तीनों भाषाएं बोल सकते हैं। क्या? वो जो 2 बच्चे हैं ये वाले, वो तीनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर तीनों भाषाएं बोल सकते हैं तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 5। क्या लिखा हुआ है? 5 अंग्रेजी और मराठी बोलते हैं, तो उनमें से 2 तो निकल गए। कितने निकल गए? 2 निकल गए। 2 अगर निकल गए तो बच्चे कितने बचे? 3। 2 3 5, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखिए, यहाँ दिया है 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं। कितने? 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं। ठीक, तो मराठी अगर बोलने वाले हैं तो मराठी हमारा यहाँ है, तो 15 में से 5 निकल गया, 10 छात्र मराठी बोलेंगे। अब यहाँ 17 छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो हिंदी में से 5 कितना निकल गया? 15 निकला। यहाँ भी कितना निकला? 15 निकल गया। 17 में से 5 निकल गया, 12 बचा यहाँ। ठीक है, और 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छा, केवल अंग्रेजी में कितने छात्र? अंग्रेजी केवल छात्र में तो 6 छात्र। जब केवल की बात आ गई तो केवल में हटा देते हैं। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो कितने छात्र केवल मराठी बोलते हैं? तो यहाँ थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि इन्होंने बोला ओनली 7। फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, तो समझने की ज़रूरत है कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है। मैं एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। देखिएगा, ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये बनेगा और तीसरा पार्ट ये बनेगा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये हिंदी हो गया, ये मराठी हो गया और ये इंग्लिश हो गया। ठीक है, सबसे पहले लिखा है 15 छात्र मराठी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। 17 छात्र हिंदी बोल सकते हैं, 13 छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। 5 छात्र क्या बोल सकते हैं? अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं। तो इंग्लिश और मराठी बोलने वाले टोटल छात्र कितने हैं? 5। कितने? जो दोनों बोल सकते हैं वो 5 है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ और क्या दे रखा है कि 2 क्या बोल सकते हैं? 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। तो 2 अगर हिंदी बोल सकते हैं तो यानी कि तीनों बोल सकते हैं, तो तीनों अगर बोलने वाले हैं तो यहाँ आ जाएगा। और 5 छात्र थे, 5 अंग्रेजी और मराठी दोनों बोलते हैं, तो 5 से निकल गया तो 3 यहाँ आ जाएगा, पुट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ 2 हिंदी भी। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो इंग्लिश में 6 छात्र केवल वो लिख दिया। 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ लिख दिया। 7 छात्र हो गया केवल हिंदी बोलते हैं। तो कितने छात्र मराठी बोलते हैं? ठीक है, तो आप ये देखिए कि टोटल बच्चे कितने थे? मराठी में 15 छात्र थे, तो ये 6 मराठी में 15 छात्र थे, तो मराठी की अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो अभी छोड़ देते हैं। 17 छात्र हिंदी बोलते थे, तो 17 में से 7 ये हो गया और 2 ये हो गया, टोटल मिला के 9 हो गया। तो 9
और कितने अभी बच रहे हैं जो हिंदी और मराठी दोनों बोलने वाले हैं। तो हिंदी और मराठी बोलने वाले कितने छात्र हैं? 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी बोलते हैं। हिंदी और मराठी बोलने वाले कितने छात्र हैं? 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, तो कितने छात्र मराठी बोलते हैं? ठीक है, 15 छात्र मराठी। इंग्लिश के बारे में देख लेते हैं, 13 छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में कितना हो गया? 6 3 2 6 3 9 9 2 11 11 हो गया। तो बचा सिर्फ और सिर्फ 2। तो अगर मैं यहाँ लिख लूँ 2, तभी तो जो हिंदी बोलने वाले होंगे तभी तो इसका कंप्लीट होगा। तो 2 2 4 2 2 4 3 7 6 13। अब इंग्लिश का कंप्लीट हो गया। अब देखिए 7 2 9 9 2 11 हो गया। तो 6 यहाँ आएगा तभी तो 17 हिंदी का पूरा हो पाएगा। तो अब देखिए 3 2 5 5 6 5 11 11 और 15 थे। तो यहाँ कितने आए? यहाँ आए 4। कितने आए? 4। यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैं आपको किसी भी तरीके से डाउट में नहीं रखना चाहता हूँ। तो आप देखिए कि एक ये ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप ये बन गया और तीसरा ग्रुप ये बन गया। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे बना लेता हूँ। ठीक, अब देखिए कि अगर इन्होंने बोला, सबसे पहले हम यहाँ 15 छात्र अभी छोड़ते हैं, 17 छात्र छोड़ रहे हैं, 13 छात्र छोड़ रहे हैं, 5 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी और मराठी दोनों बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश और मराठी। 5 छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश और मराठी दोनों बोलते हैं, उनमें से 2 हिंदी बोल सकते हैं। तो जो 2 हिंदी भी बोल सकते हैं यानी कि 2 यहाँ आ गया। इंग्लिश और मराठी 5 बोल रहे थे, 5 में से 2 निकल गए, तो यहाँ पे 3 बच गया। और मराठी बोलने वाले बच्चों की संख्या अगर पूछी जा रही है तो अभी उनको छोड़ दे रहे हैं। यहाँ लिखा 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 6 मैंने लिख लिया। तो आप यहीं से देखिए 2 3 5 और 6 11 11 ही बन रहा है, जबकि इनके पास टोटल अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या 13 थी। तो 3 2 5 6 11 थे, तो 2 यहाँ आ जाएगा। अब इंग्लिश का कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि हिंदी की प्रॉब्लम क्या है। हिंदी को 2 2 4 मिले, अब यहाँ से 11 बच रहा है, लेकिन इन्होंने कहा है 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो अगर 7 छात्र केवल हिंदी बोले तो 7 ये हो गया, 2 ये 9 9 और 2 11, ये वाला मिला के 11 हो गया। तो 11 बचा कितना? 6 बचा, जो कि यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए जो मराठी वाला पोर्शन है वो ये है। तो 3 2 5 और 6 11, यानी कितने? 11 बने और टोटल 15 थे, तो 4 लोग बचे कि नहीं बचे? तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में समय ज़्यादा लग गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ज़रूरी था इस वजह से समय ज़्यादा देना। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। अ सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। 30 स्टूडेंट्स हैव मोबाइल फोन्स, 20 स्टूडेंट्स हैव टैबलेट्स, 15 students have both of mobile and tablets, whereas another 15 student have neither mobile nor phones nor tablets. What is the total number of students traveling? ठीक है, तो अगर ट्रैवल करने की बात है तो ट्रैवल कराने से पहले एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं इनकी क्या है। छात्रों के एक निश्चित समूह में ट्रेन में यात्रा कर रहा था। 30 छात्रों के पास क्या है? मोबाइल फ़ोन है। 30 छात्रों के पास अगर मोबाइल फ़ोन है तो मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ, 30 छात्र 30 के पास मोबाइल फ़ोन है। 15 के पास क्या है? टैबलेट है। 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है, तो एम में मैंने 30 लिख लिया। 20 छात्रों के पास टैबलेट है, टैबलेट में 20 आ गया। ठीक है, 15 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन के साथ साथ टैबलेट भी है, ये दोनों वाले हो गए M + T वाले। इनके पास कितने हैं? 15 छात्रों के पास, जबकि अन्य 15 छात्रों के पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, एक साइड बना देते हैं मोबाइल, दूसरी साइड बना देते हैं टैबलेट। ठीक है, इनमें से ऐसे हैं 15 छात्र ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं। अगर दोनों है, क्या है? अगर दोनों है तो दोनों की बात कर लेते हैं। दोनों में 15 छात्र यहाँ आ गए,
15 के पास दोनों हो गए। अब 30 छात्रों के पास मोबाइल था तो 15 यहाँ निकल गया तो कितना बचा, 15 बचा। 20 छात्रों के पास टैबलेट था, 20 छात्रों के पास टैबलेट था तो 20 छात्रों के पास अगर टैबलेट निकल गया तो 15 बीच में हो गए, तो 5 ऐसे थे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ टैबलेट था। ठीक, तो 15 15 30 और 35 कितने हो गए, 35 ऐसे हो गए जिनके पास कुछ ना कुछ है, लेकिन 15 छात्रों के पास तो कुछ भी नहीं था। तो 35 15 कितना हो गया, 50। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या, यानी जो दिया गया डायग्राम है उसमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो त्रिभुजों की संख्या आप देखिए, अगर मैं इनकी नेमिंग कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, नेमिंग अगर कर लूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ यहाँ पे, और ये अगर मैं इसको ए, इसको बी, सी, ओ, ई, डी, या देखिए क्या है, ए बी सी डी ई, ठीक है, ई हो गया, एफ हो गया, और सेंटर को मैंने ओ मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिभुजों से बनी जो टोटल त्रिभुज हैं उनमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी बन जाएगा। ठीक है, ए बी सी बनेगा, दूसरा बी ओ सी, 2 हो गया, तीसरा बी ओ ई, 3 हो गए, ये चौथा हो गया ई ओ डी, और पांचवा क्या हुआ, डी ओ सी हो गया पांचवा, और छठा क्या हो गया, छठा हो गया आपका क्या, 6 हो गए जो सिंगल सिंगल थे ई एफ डी मिला करके। ठीक है, 6 हो गए। अब 2 त्रिभुजों से बनी आकृतियां जैसे मैंने कहा, तो अब मैं बात करता हूं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सिंगल हो गया तो 2 त्रिभुज मिला करके एक ये बनी, तो इधर 6 है, एक ये हो गई, दूसरी ये वाली हो गई, 2 ये हो गए। ठीक है, तीसरी देखिए अगर मैं इसको कहूँ तो ये तीसरी हो गई, और चौथी बोलूँ तो इसको बोल सकता हूँ कि ये 4 हो गए, 4 तो इसी में हो गए। ठीक, कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक, तो यहाँ मैं 4 नोट कर ले रहा हूँ, 2 त्रिभुजों से बनी हुई संख्या। तो और बताइए, आप बताइए कि और भी कहीं त्रिभुज कहीं बन रहे हैं। 6 और 4 हो गया, ठीक है, ई एफ था सॉरी, तो 6 और 4 10, टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 10 त्रिभुज। और किसी भी कंडीशन में नहीं बन रहा है। देखिए अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो ये त्रिभुज नहीं जा रहा है, किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए, 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। एक पेपर शीट है जिसमें सामने की ओर कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं। ठीक है, देखिए ये जो दे रखा है, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैं जब भी इसको बनाने की कोशिश करता हूँ तो आप पासे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ये 4 है, एक को छोड़ करके जैसे ये 3 को छोड़ करके जो 6 है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी 4 का ऑपोजिट 6, 3 का ऑपोजिट 2 हो जाता है। अब आप कहेंगे 1 का ऑपोजिट क्या होगा, तो इसको, इस 5 को हम यहाँ मानते हैं, तो इस हिसाब से 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 4 का अपोजिट 6 हो गया, 3 का अपोजिट 2 हो गया, और 1 का अपोजिट 5 हो गया। वैसे भी देखिए 2 3 4 6 बन गया था, 1 और 5 ही तो बच रहा था। ठीक है, अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो इसमें से कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्यूब को सही दर्शाता है। तो अगर क्यूब को सही दर्शाने की बात है तो आप देखिए 4 अगर 6 का अपोजिट है तो जिस डाइस में 4 होगा 6 नहीं होना चाहिए। या तो 1 3 4 मिल जाए, या तो 2 5 6 मिल जाए। क्या मिल जाए, या तो 1 3 4 मिल जाए, या तो 2 5 6 मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में देखते हैं कि 1 3 4, पहले में 1 3 4 है, दूसरे में 5 3 6, तो 5 3 6 बनेगा नहीं। 1 3 4 मैं तो यही कह रहा हूँ करेक्ट है, लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। 5 4 2, सी में क्या है, 5 4 2, 5 4 नहीं है, 2 तो है, तो 4 इस वाले ब्लॉक में नहीं है, इस वाले ब्लॉक में 4 नहीं है तो नहीं होगा। 1 2 4 भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक व्यक्ति क्या करता है, अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। कितना चल गया, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो आप देखिए ईस्ट की डायरेक्शन, यहाँ से निकल करके वो पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चल गया। ठीक है, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद
दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ने का मतलब है वो नीचे की ओर मुड़ जाएगा। पूर्व में जाने के कारण वो किधर मुड़ेगा, पूर्व में जा रहा था तो दाएं मुड़ेगा यानी नीचे मुड़ेगा, और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर इनको भी चला दिया। फिर 180 डिग्री मुड़ जाता है, तो अगर इसकी डायरेक्शन ये थी तो फिर से उल्टा यानी फिर से उत्तर की साइड जाने की कोशिश करता है और 10 किलोमीटर चलता है। ठीक, 5 चल के आया था ये और 5 ऊपर चला गया। ठीक है, 5-10 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है। जब ऊपर जा रहा था तो बाएं इस साइड में आएगा, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर यहाँ की कंडीशन हो गई। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये बिंदु आपसे पूछा जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ कितना है, यहाँ अगर 5 है तो 5 यहाँ भी तो होगा, यानी 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दीपक अपने घर से निकलता है, चलिए ऑप्शन हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले दीपक अपने घर से निकलता है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चल गया। अब चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। तो अगर बाएं कोई मुड़ रहा है तो बाएं मुड़ने का मतलब है कि पहले उस कितना चला, पूर्व में 12 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा यानी कि ऊपर जाएगा, और ऊपर जाते ही क्या करेगा, बाएं मुड़ा और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चला। कितना चला, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, चलता है। उसकी बहन दीपिका भी उसी समय उसी घर में पिछली तरफ से निकलती है। तो अगर दीपक पूरब से निकला है तो जो उसकी बहन है वो पश्चिम से निकलेगी, नहीं निकलेगी, पश्चिम से निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। चली 12 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ती है। तो अगर कोई पश्चिम की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा, नीचे की ओर मुड़ेगा अगर बाएं जाने का मतलब है, और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर लेती है। ठीक है, दो स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, बीच में घर है, दोनों के स्कूल अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल रहे हैं। तो आप ये देखिए 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 यानी कि 169 आया, और 169 से आपको मिला 13। क्या मिला, 13, यानी स्कूल की डिस्टेंस कितनी हो गई, 13 हो गई। क्या हो गई, 13। ठीक है, तो अब देखिए 13 आ गया सिर्फ और सिर्फ किसका, दीपक का, और उसकी बहन जो दीपिका है उसको भी तो 13 मीटर ही लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, यानी वो भी 13, 169 रूट निकालोगे तो 13, दोनों 13 किलोमीटर चल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ने कहा था कि वो घर से एक पश्चिम में जा रहा है, एक पूरब में जा रहा है, तो पश्चिम वाला 13 चला, ये भी 13 चला, दोनों स्कूल के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो 13 प्लस 13 26 है। कितनी है, 26 है। आइए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है, 26। जी हाँ, 26, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रत्येक सुबह शेखर, कौन है, शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में चलना शुरू करता है। भाई सूरज किधर निकलेगा, पूर्व की दिशा में चलना शुरू करेगा। ठीक है, पूर्व की दिशा में चलना इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई पीछे की ओर बनती है। तो भाई सामने चलेगा तो पीछे की ओर परछाई बनेगी। वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 12 किलोमीटर चलता है तो 12 किलोमीटर चल गया। शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है, फिर सूरज की दिशा में इस प्रकार। अब देखिए शाम को है बात, तो मैंने बोला था, आपको एक बार बताया था कि अगर मॉर्निंग है तो आप उसको आर मान लीजिए, और अगर इवनिंग है तो उसको आप लेफ़्ट मान लीजिए, बताया था आपको। तो राइट साइड इधर गया था। अब देखिए वो क्या करेगा, कितना चल रहा है, ऐसा चल रहा है, शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले अपने कार्यालय से निकलता है, फिर सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि परछाई ठीक उसके पीछे बने, और 9 किलोमीटर चलता है। सुबह 12 किलोमीटर चल के आया था, तो 9 किलोमीटर चलने पे यहाँ पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। किधर मुड़ गया, बाएं मुड़ गया। तो आप देखिए कि बाएं मुड़ा अगर, तो पश्चिम की ओर जा रहा है, बाएं मुड़ने का मतलब है नीचे मुड़ गया, नीचे मुड़ा
और फिर बाएं मुड़ता है और जिम तक, अपने जिम तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। कितना चल गया? 4 किलोमीटर चल गया। ठीक है, तो 4 किलोमीटर जो चला वो इस पे चला, 4 किलोमीटर चल गया। अब उसके घर के बीच की छोटी दूरी क्या है? तो आप ये बताइए, घर यहाँ पे, जिम यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस हो रहा है। ये टोटल 12 था, 9 यहाँ चल के आया, तो इधर कितना बचा? 3 बचा। अब इनके बीच में अगर निकालें तो ये डिस्टेंस 4 है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बनेगा, यानी 16 और 9 25, 25 का रूट निकालो तो 5 किलोमीटर बनेगा। 5 किलोमीटर बनेगा। कितना बनेगा? सबसे छोटी दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे फोल्ड करके एक उचित क्यूब बनाया जा सकता है? ठीक है, ये दे रखा है। इसमें से एक उचित क्यूब बनाने के लिए अगर देखिए, इसको अगर फोल्ड करते हैं ए को, तो ए को अगर फोल्ड करते हैं तो दोनों एक साथ आ जाएंगे। मैंने क्या बताया था? इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, लेकिन इसका अपोजिट इधर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ऐसी कंडीशन में ये ऊपर यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक साथ नहीं हो सकते। तो ये वाली फर्स्ट वाली कंडीशन तो हमारी करेक्ट है नहीं। तो अब हम सेकंड कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है देखते हैं। और हाँ, बीच में आपके कितने टोटल 6 ब्लॉक्स होते हैं? कितने ब्लॉक्स होते हैं? 6 ब्लॉक्स होते हैं। तो 6 में से यहाँ तो 4 ही होने चाहिए थे, 1 2 3 3 3 6, यहाँ 8 खाने तो होते नहीं हैं किसी क्यूब में, इसको छोड़ दो। यहाँ 4 हैं, इसका ये, इसका अपोजिट ये मिल जाएगा, इसका अपोजिट ये मिल जाएगा, और इसका अपोजिट जो यहाँ मिलना चाहिए वो यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो ये अगर हम फोल्ड करते हैं तो इसको फोल्ड करके ऊपर की साइड करेंगे, इसको ऊपर की साइड करेंगे, इसको फोल्ड करके ले जाएंगे तो एक क्यूब फॉर्म कर जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ है तो इस जगह पे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कहीं भी है तो वो क्यूब फॉर्म करेगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में डी भी देखते हैं अगर, तो ये सेम साइड था तो ये भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 करते हैं। 64 कह रहा है कि दिए गए षटभुज में, यानी खटभुज बोलते हैं आप, हेक्सागन याद रखिए, 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब बाईं साइड घुमाया जाता है। पंचभुज को 270 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया जाता है और त्रिभुज की जल छवि ली जाती है तो नया चित्र दिखेगा। ध्यान से देखिएगा कितना कितना मूव कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इस इम्पॉर्टेंस में सबसे पहले जो हेक्सागन है, तो हेक्सागन 1 आपके पास साइजेस कितने हैं? पहले तो एक, ध्यान से 1 2 3 4 5 6, तो इसको कितना घुमाया जा रहा है? 90 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। कैसे घुमाया जा रहा है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। तो ये वाला, अब यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो 90 डिग्री ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ पहुँचेगा, यानी एक बार मूव कराना है। तो अब देख लेते हैं कि इनका मूवमेंट जो है, ये जो कॉर्नर है देखिए, ये तो सेम आ गए, ये हो नहीं सकता। एक पोर्शन ये बन सकता है, कॉर्नर वाले बी या डी हो सकते हैं, क्योंकि ए और सी तो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों रॉन्ग होंगे? क्योंकि वहाँ आना चाहिए था कॉर्नर। क्या आना चाहिए था? कॉर्नर। तो इस हिसाब से ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, इस दोनों से दोनों हो गए कैंसिल, ए और डी। अब बचा ए और सी, अब कौन बचा? बी और डी। देखिए ट्राइंगल को किसी भी तरीके से घूमने की बात नहीं करी गई थी। इन्होंने बोला है अब पंचभुज को 270 डिग्री कितना घुमाना है? 270 डिग्री वामावर्त घुमाना है। ठीक है, तो ऊपर का नीचे बनेगा, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और अगर इसको मैं 270 डिग्री घुमा रहा हूँ तो 180 360 पे होता तो यहीं होता। ठीक है, तो दक्षिणावर्त घुमाया जा रहा है 270 डिग्री। तो आप ये बताइए, ये 90 डिग्री, ये 90, 180 कितना हो गया? यहाँ कितना हो जाएगा? 180 के बाद कितना हो जाएगा? 90, 180, 270, यानी कि ये वाली जो पोजीशन है वो यहाँ होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज मैं 90 डिग्री कह सकता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। और इसकी अगर वाटर इमेज बनानी है, पहले तो ये 90 डिग्री वामावर्त जो घुमाया गया था यहाँ घुमाया गया था। ठीक है, वामावर्त कहाँ घुमाया गया था?
वामावर्त घुमाया गया था, यानी कि ये फ्लैट वाला नीचे आएगा, यानी ऊपर नीचे फ्लैट रहेगा। और वामावर्त में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, इस ट्रायंगल का शेप। तो इस ट्रायंगल का शेप कैसा हो जाएगा, अगर वाटर इमेज बनती है इसके नीचे तो इसका शेप तो ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा शेप मैं देखता हूँ कि कहाँ है। ध्यान से फिर से देखने वाली चीज़ है यहाँ पे कि उस तरीके का शेप ये है क्या, यहाँ पे क्या ऐसा वाटर इमेज में बन रहा है? जी नहीं, आपको यही एक शेप मिल रहा है। तो किसी भी चीज़ को देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ना ही हेक्सागन ना ही पेंटागन, सीधा सीधा ट्रायंगल का शेप देख लेते। तो ट्रायंगल का शेप कहीं भी वैसे मैच नहीं कर रहा है, इस तरीके से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है अपने क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको 65 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, एक कंपनी का अगले वर्ष के लिए बिक्री को 20% क्या किया जाता है, 20% अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उपयोग किए जाने वाले पदार्थों की लागत में कमी के साथ साथ मार्जिन और अधिक होने की उम्मीद है। ठीक है, मार्जिन और अधिक होने की उम्मीद है। इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही रूप से निकाला जा सकता है? ध्यान से निष्कर्ष निकालना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो निष्कर्ष में लिखा है कंपनी में तैयार माल की वस्तु सूची अनुपातहीन रूप से बढ़ेगी। अनुपातहीन रूप से कैसे बढ़ जाएगी? जब उनको पता है कि प्राइस घटेंगे फिर भी आपको फ़ायदा होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो अनुपातहीन यानी कि डेटा ही कलेक्शन उनके पास नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है। कंपनी की बिक्री में वृद्धि होगी परंतु लाभप्रदता प्रभावित होगी। कैसे प्रभावित होगी? वृद्धि, अगर वृद्धि हो रही है, उन्होंने पहले ही बोल रखा है, देखिए आपके क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है अधिक बढ़ाने, बिक्री को 20% अधिक बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों की लागत में कमी के साथ साथ मार्जिन और अधिक होने की उम्मीद है। तो मार्जिन अधिक, तभी मार्जिन का मतलब लाभ, लाभ अधिक होने की उम्मीद है, यानी कि उनकी बिक्री अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसका क्या बढ़ेगा, उसका लाभ बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ प्रभावित नहीं होगी, ये भी कैंसिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ये है कि लिखा हुआ है कंपनी के अगले वर्ष में उच्च बिक्री और लाभ कमाने के उम्मीद। भाई जब प्राइजेस घटेंगे तो बिक्री अच्छी होगी और बिक्री अच्छी होगी तो लाभ कमाने की भी उम्मीद होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सी करेक्ट हो रहा है। लेकिन डी को भी पढ़ लेते हैं। बेची गई इकाइयों में वृद्धि होगी, ठीक है, परंतु बिक्री का राजस्व में कमी आएगी। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा निष्कर्ष में सही निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66। एक रिटेल स्टोर में वेफर्स के बड़े बड़े पैकेट पर अंकित मूल्य में 20% बड़े पैकेट पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है। बिक्री अवधि के बाद वह छूट बंद कर दी जाएगी और विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के समान होगा। ऊपर दी गई जानकारी से नीचे दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष निकाला जाता है? 20% की छूट दे रही है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए है। लिमिटेड टाइम के बाद क्या है, उसको प्रिंट रेट पे ही पैसा सामान मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ निष्कर्ष निकाला गया है। तो पहले तो इनका सबसे पहले क्या है कि क्या है, अंकित मूल्य मान लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ 20% का छूट दे रहा है अगर, तो जो प्रिंट रेट है यानी कि अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं, तो अंकित प्रिंट प्राइस को में से अगर मैं डिस्काउंट माइनस कर दूं तो आपको सीपी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? सीपी मिल जाएगा। तो आप देखिए 100% कोई भी चीज़ थी, उसमें से 20% डिस्काउंट कर दी गई, यानी कि 80% उसको मिलनी चाहिए थी। कितनी मिलनी चाहिए थी? 80% मिलना चाहिए था 80 रुपीज़ का। अगर मैं 100 मान लेता हूँ, ₹100, ठीक है, तो ₹100 पे 100 का प्रिंट प्राइस और यहाँ 20 का डिस्काउंट, यानी कि 80 रुपये उसको कॉस्ट प्राइस पड़े। अगर मैं पूछ लूँ कि जो प्रतिशत वृद्धि होगी, अब देखिए प्रतिशत वृद्धि कैसे होगी, तो प्रतिशत वृद्धि जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 रुपीज़, यानी कि जब लिमिट ख़त्म हो जाएगी, टाइम की लिमिट ख़त्म हो जाएगी, तो जब कॉस्ट प्राइस पे आएगी, अभी तो 80 की मिल रही थी, कितने की मिल रही थी? 20 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी 100 का हो जाएगा। तो 20/80 गुणा 100 हो जाएगा, नहीं, प्रतिशत वृद्धि 80 पे, 20 × 20, 20 × 100, यानी कि 25% बढ़ जाएगा जब उसका ऑफ़र ख़त्म होगा तब।
कितना बढ़ जाएगा? 20% बढ़ जाएगा तुरंत जब उसका ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो ऑफ़र ख़त्म होने पर लिखा है 20% सेल खत्म होने के जाने के बाद पैकेट का आकार 20% कम हो जाएगा। अरे भाई पैकेट कैसे कम हो सकता है? पैकेट का आकार कैसे कम हो सकता है? पैकेट का आकार नहीं कम होगा। तो पहला ऑप्शन तो इनका बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। वो है सेल खत्म हो जाने के बाद स्टोर स्टॉक वेफर्स के बड़े पैकेट खरीदना बंद कर देगा। ये कोई लॉजिक नहीं है। सी ऑप्शन है 20% सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत में 20% की वृद्धि की जाएगी। ये भी बात गलत है। लिखा है 25% की सेल खत्म हो जाने के बाद, थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है कि 25% की सेल खत्म हो जाने के बाद, क्वेश्चन में 20% की छूट थी। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ जो है एक मिस आफ्टर इट्स सेल ओवर, यह 25% गलत तरीके से नहीं लिखा है। सॉरी, मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दी है। आपका क्वेश्चन ही यहाँ से हिंदी का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि 80 का था और 100 का हो गया तो 20 का ही, तो 20 रुपये बढ़ गए। तो 20 अभी मैंने निकाल के बताया, तो उस तरीके से ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार में मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियों के लिए कर में छूट प्रदान की गई। स्पेक्ट्रम शुल्कों की कमी के साथ साथ दूरसंचार सेवा ऑपरेटर प्रति मिनट निर्गामित काल दर को कम कर देंगे। इस जानकारी में से निम्नलिखित में से किसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ठीक है, निष्कर्ष निकालने की बात हो रही है। कौन सा क्वेश्चन? एक मिनट, आपको क्वेश्चन नंबर 67 में क्या निष्कर्ष कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। वो निष्कर्ष है, ठीक, लिखा हुआ है, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में घोषित डिजिटल इंडिया की अवधारणा से के प्रति कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। बिल्कुल उठाया है भाई। डिजिटल इंडिया, गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन एनी पॉजिटिव स्टेप। पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया तो उसने छूट कैसे दी, सहूलियतें कैसे दी? तो आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उसमें है कि बी ऑप्शन क्या है, उपयोगकर्ता को दिए गए लाभ के कारण मोबाइल की पहुंच के साथ साथ देश में इसके उपयोग और औसत मिनटों की दर बढ़ने की उम्मीद है। बिल्कुल, जब प्राइजेस कम होंगे भाई, टैक्सेस घटे, टैक्स घटने पे क्या होगा कि कॉस्ट कम हो जाएगी मोबाइल फ़ोन्स की। मोबाइल फ़ोन्स या कोई भी डिजिटल उपकरण होगा किसी भी चीज़ के लिए, तो जब टैक्सेस कम लगेंगे तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए सस्ता हो जाएगा, और जब प्रोडक्ट सस्ता होगा तो उसकी सेल बढ़ेगी, और सेल जब बढ़ेगी तो सेल बढ़ने पे क्या होगा, उससे फ़ायदा। जैसे मोबाइल फ़ोन की यहाँ बात की तो उपयोग के साथ में औसत मिनट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो यह हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। सी पढ़ लो। सरकार चीन हैंडसेट, क्यों भाई, चीन की बात ही नहीं हो रही, हम चीन की क्यों बात करें। अब नेक्स्ट में यहाँ एक और पॉइंट दे रखा है, उसको देखते हैं लास्ट। मोबाइल हैंडसेट की लागत बढ़ेगी। अरे जब टैक्सेस छूट मिलेंगे तो कैसे भाई, कैसे ये लागत बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 68 नंबर, विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? कौन सा पूर्वानुमान की बात हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। विराट भारत के लिए भाग्यशाली शुभंकर है। क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो उसमें भाग्यशाली और उससे क्या मतलब है? भाग्यशाली और इसका कोई मतलब नहीं है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन को कट करते हैं। विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उस दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। भाई हम ये गेस कैसे करते हैं कि ये बना लेगा? क्योंकि उसकी पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर, उसकी हिस्ट्री देखने पर यह पता चलता है कि उसने ऐसे कारनामे कर रखे हैं। अगर ऐसे कारनामे कर रखे हैं तो वो ऐसा कर सकता है। इसी बेसिस पे उन्होंने एक संभावना जताई, तो ये मुझे करेक्ट आंसर लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अंपायर विराट के साथ उदार होंगे। क्यों होंगे भाई, क्रिकेट है, क्यों उदार होंगे भाई? उनके लिए तो सारी टीमें इक्वल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, गेंदबाज विराट को कमज़ोर गेंदबाजी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस वजह से आपका ऑप्शन बी जो था वो करेक्ट ऑप्शन है कि उसने पिछले समय में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वो आसानी से ये रन बना लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार रेलगाड़ी
हमारी यात्रा रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत ही आरामदायक रही। कैसी रही? बहुत आरामदायक रही, क्योंकि हमने एसी श्रेणी के डिब्बे में अपनी टिकट बुक किए थे। क्या निष्कर्ष पूर्वानुमान निहित होता है इससे? यानी कि यात्रा की सभी श्रेणियों को समान आराम प्रदान करती है, क्योंकि उसने कहा इस बार आरामदायक थी। इस बार आरामदायक होने का मतलब ये है कि पिछली बार उसको प्रॉब्लम हुई होगी। तो ये जो है ऑप्शन ए तो कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाता है कि पिछली बार प्रॉब्लम हुई तो कैसे वो सबके लिए सेम हो जाएगा। रेलगाड़ी में यात्रा करना सड़क से यात्रा बेहतर है, सड़क यात्रा से बेहतर रेलगाड़ी यात्रा है, ये कहना चाह रहा है। दोनों में कंपैरिजन करने की बात ही नहीं हो रही। वो पिछली बार भी रेलगाड़ी से गया होगा, तभी वो कह रहा है इस बार एसी में टिकट मिलने के कारण उसको यात्रा आसानी से वो कर पा रहा है। तो बी भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सी ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? एसी की श्रेणी के डिब्बे शयनयान श्रेणी का मतलब होता है कि जो स्लीपर होते हैं, कि डिब्बों की तुलना में यात्रियों को अतिरिक्त आराम। हाँ, ये बात है भाई, जब एसी क्लास में स्लीपर से ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, ये करेक्ट बात है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डी को भी पढ़ लेते हैं। एसी श्रेणी के डिब्बे के टिकट की उड़ान की टिकटें थोड़ी सस्ती होती है। टिकट उड़ान टिकटों से सस्ती होती हैं, फ्लाइट टिकट से थोड़ी सस्ती होती हैं। क्या लॉजिक है ये कोई लॉजिक नहीं है। अभी हम ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्लाइट क्यों देखने जाएं? तो इस वजह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 72 नंबर क्वेश्चन है, माउस जैसे क्लिक से संबंधित है उसी प्रकार कीबोर्ड किस प्रकार से संबंधित है? देखिए, माउस को क्लिक करके किसी चीज़ को टाइप किया जाता है या किसी चीज़ को सेलेक्ट किया जाता है। तो कीबोर्ड पर कोई भी चीज़ पॉइंट स्क्रॉल हो नहीं सकता, पॉइंट हो नहीं सकता, क्रिएट किया नहीं जा सकता। तो क्या बचता है? ऑप्शन सी, यानी कि क्या किया जा सकता है? टाइप किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? टाइप किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्लेन को RJCLG लिखा जाता है। देख लेते हैं भाई, किसको लिखा जा रहा है? प्लेन को PLANE, प्लेन को क्या लिखा जा रहा है? RJCLG लिखा जा रहा है। ठीक, अगर ऐसा लिखा जा रहा है प्लेन को RCLG, तो ट्रेन को क्या लिखा जाएगा? TRAIN। ट्रेन को क्या लिखा जाएगा? देखते हैं क्या है। P को R लिखा जा रहा है, PQR, यानी +2 बन रहा है, नहीं बन रहा है। LIJKL। अब देखिए, यहाँ उल्टा जाना पड़ रहा है। यहाँ कंडीशन फर्स्ट में, कंडीशन नीचे की ओर, इस कंडीशन में +2 था। क्या था? +2 था। लेकिन JKL में इधर की ओर गए और -2 मिल गया। ठीक है, A से C पे आने पे +2, N से L में आने पे -2। क्यों? LMN होता है। E से G तक आने में +2, यानी जिगजैग +2 -2 +2 -2 का गेम चल रहा है। ठीक है, अगर गेम चल रहा है तो हम यहाँ पे फिक्स करेंगे ट्रेन। क्या? ट्रेन। और ट्रेन में सबसे पहले क्या? +2, PQRSTU के बाद V आता है। तो ऑप्शन में 3 जगह V है, यानी कि A वाला कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A वाला कैंसिल हो गया। अब देखिए R है, R में PQR, यहाँ -2 लग रहा था तो यहाँ आ जाएगा P। क्या? Q हट गया, R, तो V के बाद P 2 ऑप्शन में है, यानी कि B भी ऑप्शन कट गया। प्लस में जाएंगे तो A से C पाएंगे, BC, तो VPC यहाँ दोनों जगह सेम है। उसके बाद I है, I में माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? GH, यानी कि यहाँ G हो जाना था, GHI, तो यहाँ -2 पे G हो जाना चाहिए था और यहाँ H है, तो ये कैंसिल हो गया। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। वैसे N का भी देख लीजिए, तो N का प्लस में जाएगा MNOP, यहाँ पे P आएगा। देखिए, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिखा है, एक निश्चित कूट भाषा में
एक निश्चित कूट भाषा में क्या किया गया है, वेट, ठीक, एक निश्चित कूट भाषा में बिल्डिंग को 221 9 12 4 9 14 7 लिखा गया है। देखिए बी को 2 कहते हैं, यू को क्या कहते हैं 21 कहते हैं, और आई के लिए एल है आई जे, ठीक है ना, यानी कि नंबर रैंकिंग के अकॉर्डिंग इनको रखा गया है। तो स्काई स्क्रैपर को कैसे रखेंगे, तो एस, आपको एक चीज़ पता है कि ई जोटी ये बहुत ही पुराना फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाते हैं तो कैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि बी को 2 लिखा गया है, यानी कि ए बी सेकंड नंबर आ रहा है, यू तो टी वाई, यू वी एस टी यू, टी के बाद यू आता है, यानी कि आप इसको 5 10 15 और 20, अगर 20 से एक एक्स्ट्रा है तो 21 हो रहा है। आई के लिए 9 है, जे से पहले आई आता है यानी 9, इसका 10 था तो उसका 9 हो जाएगा। एल का 12 मिल रहा है, तो देखिए जे के बाद के एल 2 बढ़ रहे हैं, जे 10 है तो के और एल यानी 12 पे पहुंच गए। 4 डी का 4 होता है, 9 आई का होता ही है, 14 एन का 14 हो जाएगा। 14 कैसे, ओ से पहले एम एन और ओ का 15 है जी। इसी तरीके से अगर हम देखें स्काई किसका देखना है मुझे, SKYSC, तो आप देखिए एस का क्या हो जाएगा, एस का क्या होता है ई जो टी, मैं यहाँ लिख दूँ ई जो टी, तो ST PQR, एस के बाद टी आता है और इसका 25 होता है, यानी कि 20 होता है। टी का 20 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, टी का 20 मिल रहा है, तो टी का अगर 20 मिल रहा है तो एस पे क्या हो जाएगा 19, तो सारे में 19 है, यानी कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व नहीं होगी। दूसरा है के, तो के लिए क्या आई जे के, यानी कि आपको 11 मिलना चाहिए, जे 10 है तो 10 की जगह 11 मिलना चाहिए, सारे ए बी सी सभी में 11 मिलता चला जा रहा है, ठीक है ठीक। अब वाई इजोटी 25 है, तो पहला ऑप्शन कट गया क्योंकि वहाँ 24 है, बाकी सब में 25 है, तो वाई का बात हो गया। और एस का 19 था, 19 सब में है। एस के बाद सी आता है, क्या आता है सी के लिए 3 सभी में है। आर क्या होता है PQRST, यानी 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, तो 3 के बाद 18 आना चाहिए था, जो कि यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ तो 17 आ रहा है, इसको कैंसिल करो। सी में 3 के बाद 1 आ रहा है, इसको भी कैंसिल करो, तुरंत आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी करेक्ट हो जाएगा। ये है हमारा 73 नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, ए बी का पति है। अगर ए बी का पति है, इसका मतलब ये है कि ए और बी कुछ इस कंडीशन में आएंगे, बी का पति है यानी बी माइनस है, ठीक है, ये प्लस हो गया। बी का पति है, सी बी का भाई है, सी कौन है, बी का भाई है, यानी कि उसके पास प्लस आ गया। डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, यानी कि प्लस का साइन इसके पास भी रहेगा। ई बी का बेटा है, क्या, ई बी का बेटा है, तो ई बेटा है तो उसके बाद भी प्लस आ जाएगा। एफ ए की बेटी है, एफ कौन है, ए की बेटी है, तो ई और एफ भाई बहन हो गए, नहीं हो गए, तो एफ और डी के बीच में रिलेशन क्या है, तो आप देखिए ये मम्मी है, एफ की मम्मी कौन, बी है, और बी, जब भी मैंने आपसे यहाँ लिखा एफ और डी के बीच में संबंध क्या है, तो संबंध जब ऐसे कंडीशन आते हैं कि ये नहीं पता कौन पूछ रहा है, तो अगर मम्मी है और माता का पिता यानी मम्मी के पापा क्या कहलाते हैं, हम लोगों के नाना कहलाते हैं, तो नाना और नाती बन जाएगा, नाना नाती बनेगा, नहीं बनेगा, नाना नाती, तो ऑप्शन क्या मिलेगा, नाना नाती। यहाँ ई की बात हो रही थी, यहाँ क्या बात हो रही थी, एफ और डी के बीच संबंध पूछा जा रहा था, और डी क्या था, डी बी का पिता था। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, कुछ मिस्टेक अगर हुई हो तो, क्या है, ए बी का पिता है, ए बी का पति है, यानी कि ये माइनस ये प्लस, सी बी का भाई है, ठीक है, डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, यानी कि डी यहाँ आ गया। एफ बेटी थी, एफ बेटी है एक ही, तो मैं और किसी की बात ही नहीं करता, यहाँ ई बेटा था, ठीक है, बेटी है यानी कि इसका ग्रैंड पेरेंट और डॉटर ग्रैंड पेरेंट पे जाएंगे,
तो डॉटर दादा पोती, यहाँ हमें मिलना चाहिए था नाना नातिन, हिंदी में नाना नातिन होता, लेकिन मैंने टिक किया है वो इस बेसिस पे टिक किया है ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड डॉटर पे। ठीक है, इंग्लिश का ऑप्शन या क्वेश्चन कभी भी अगर क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं तो इंग्लिश को करेक्ट माना जाता है, तो इंग्लिश में भी देखने की कोशिश किया करें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुधाकर सुधा का पति है। क्या है? सुधाकर सुधा का पति है। तो मैं S प्लस को S माइनस से सुधाकर सुधा का पति बना दिया। सुधाकर सुधा का पति है। यहाँ तो सारे सा वाले हैं, तो अब मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि सुधाकर कौन है? सुधाकर या इन चलो सुधाकर। ठीक है, सुधाकर सुधा का पति है, तो सुधा का पति हो गया। ठीक, तो सुधा का पति हो गया। सुधाकर सुमेधा का नाना है। सुधाकर सुमेधा का नाना है, तो सुमेधा का नाना कब होगा? जब उसकी बेटी होगी। सुधाकर की बेटी कोई होगी और बेटी की बेटी होगी, तो बेटी की बेटी यहाँ पे होगी। अब सुधाकर किसका? सुमेधा का नाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुमेधा। क्या लिखेंगे? सुमेधा। ठीक, सुमेधा। ठीक है, सुमेधा का नाना है। और सुधा सोमेश की दादी है। सुधा सोमेश की दादी है। तो आप देखिए इसका एक पॉजिटिव वर्जन भी बनेगा, क्योंकि बेटा होगा तभी दादी यहाँ बन पाएगी। किसकी? सोमेश की दादी है। सोमेश की दादी है, तो सोमेश यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सोमेश की दादी है। राकेश और रितिका सुमेधा के पिता हैं, तो पिता माता हैं। तो ये जो थी, ये जो राकेश के साथ में सुमेधा, सुमेधा के माता पिता कौन है? रितिका। तो मैं इसको R लिख लूँ माइनस का, और ये R प्लस का R हो जाएगा। रितिका और राकेश हो गए। जबकि सोमेश और रोमेश, जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है, तो ये रोमेश हो गया, रोमेश प्लस वाला, और रोमा यानी माइनस की रोमा इधर मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। ठीक है, रोमेश और रितिका के बीच क्या संबंध है? अरे भाई, रोमेश और रितिका, हाँ ध्यान से देखने वाली बात है। यहाँ राकेश का पति है, तो रोमेश कहाँ है? रोमेश है, रोमा का बेटा है, तो रोमेश और रितिका के बीच में संबंध। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि सुधा की बेटी कौन? सुधा की बेटी है रितिका। कौन है? रितिका। और रोमेश कौन है? सोमेश का पिता। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ये भाई बहन बन गए। और यहाँ किया है कि रोमेश और रितिका के बीच रिलेशन क्या है? तो भाई भाई बहन हो गए। क्या हो गए? भाई बहन। ठीक, तो यहाँ आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था नेम की वजह से, बाकी और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, तो भाई बहन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लिखा है रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूँ। ठीक है, रत्नाकर ने बोला कि वो रश्मि का भाई है। किसका भाई है? रश्मि का भाई है। ठीक है, रश्मि माइनस रत्नाकर प्लस, जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। थोड़ा सा मुझे इसको नीचे लिखना पड़ेगा कि रत्नाकर बोला कि वह रश्मि का भाई है, रश्मि का भाई है जो सदानंद, जब भी जो आता है तो हम पीछे वाले की बात करते हैं, जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। तो यानी कि पोती होने का मतलब प्लस एक कोई रहा होगा। उनके पिता सदानंद और सुरेखा यानी S प्लस और S माइनस हो गए की पोती है। रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूँ। किसकी बेटी हूँ? रजनी की। यानी इस प्लस की जो बीवी होगी वो रजनी होगी, नहीं होगी? रजनी होगी, जो सुरेखा की बहू है। अभी आपने देखा कि इस प्लस के माता पिता ये हैं, तो इसकी बहू ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बेटे की पत्नी बहू हो गई। रत्नाकर और सदानंद के बीच रिलेशन क्या है? तो ये है रत्नाकर, ये है रत्नाकर। और रत्नाकर की बहन कौन थी? रश्मि। और यहाँ दिया है रत्नाकर और सदानंद। जब रश्मि के दादाजी हैं सदानंद, तो इसके भी दादाजी तो होंगे। तो दादा और पोता,
क्या दादा और पोता, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो 78 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखने लायक है। क्या है? ए बी का अर्थ है, ए और बी का अर्थ है ए बी का पति है। ठीक है, ए बी का पति है। तो हम डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में जाते हैं और इस पे दिखाना है कि एस टी का भाई है। और यहाँ अभिव्यक्ति में दिखाना है कि निश्चित रूप से यह है कि यस टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है, यानी कि एस को पॉजिटिव दिखाना है। तो सबसे पहले सारे नहीं चेक करने हैं, बस देखना है कि एस हमें पॉजिटिव कहाँ कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो एस पॉजिटिव दिखाने के लिए एस परसेंट टी, तो एस परसेंट का मतलब टी है, एस परसेंट टी यानी बी ए का भाई है। एस परसेंट टी कह रहा है कि टी एस का भाई है, और मुझे तो एस का पॉजिटिव दिखाना है। एस यहाँ टी एस का भाई है, तो मुझे ये तो नहीं दिखाना था। ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम हमारी नहीं सॉल्व हो रही है, तो r@c एस देखते हैं। यहाँ क्या है? बी ए की बहन है, यानी कि एस आर की बहन है, तो ये प्रॉब्लम तो ख़त्म, यानी कि ये तो गलत तरीका है, ये ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है r परसेंट पी। r परसेंट पी का मतलब है बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, यानी कि पी आर का भाई है। बात यहीं समाप्त होती है कि आर की तो जेंडर पता ही नहीं चला। सेकंड, अगर मैं @ पे देखूं तो फिर से आर बहन बन जाएगी, तो जैसे ही बहन बनी इसको कर दूंगा कैंसिल। परसेंट और @ पे ए और बी कैंसिल हो गए। अब यहाँ दे रखा है आर, आर हमें मेन एस का देखना है, r@s। जैसे ही r@s आया हम तुरंत यहाँ जाएंगे और s किसकी बहन बन गई? s बहन बन गई, निगेटिव साइन मिला तो इसको भी कैंसिल करेंगे। यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं, s@r, s@r, यानी कि r जो है r a की बहन, r s की बहन है, r s की बहन है। प्रॉब्लम सॉल्व, s की बहन है, यानी कि अब यहाँ अभी जेंडर तो क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये ज़रूर क्लियर हो गया कि ये r माइनस है, तो t परसेंट s देख लेते हैं। t परसेंट s में जब जाएंगे तो t परसेंट s में क्या है? b a का भाई है, यानी s t का भाई है, यानी पॉजिटिव जैसे ही मिला बस, बाकी सारे तो कट गए हैं, तो यही डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। है सभी जेब्रा घोड़े हैं, सभी घोड़े गधे हैं। निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन में तार्किक रूप से अनुसरण करता है? तो इनकी ये अनुसरण कैसे करेंगे, इनमें देख लेते हैं। तो इनके पास डी है, सभी जेब्रा गधे हैं, सभी गधे जेब्रा हैं, कुछ गधे जेब्रा हैं, कुछ घोड़े जेब्रा हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब हम देखेंगे तो यहाँ मिलता क्या है आप देखिए, और ऑप्शन में क्या है? निष्कर्ष ए बी सी डी सभी अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन को फिर से देखिए आप, इसमें लिखा सभी जेब्रा घोड़े हैं, सभी घोड़े गधे हैं। तो सभी जेब्रा घोड़े हैं, तो सभी जेब्रा ऐसा पॉसिबल है, सभी जेब्रा घोड़े हैं, सभी घोड़े जेब्रा गधे हैं, सभी घोड़े गधे हैं। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो कुछ ऐसे, मैं अगर डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूं तो मैं फिर से आपको दिखाना चाह रहा हूं। यहाँ क्या है? क्या सभी जेब्रा घोड़े हैं, जितने जेब्रा हैं सारे घोड़े हैं, और सभी घोड़े गधे हैं। तो आप ये देखिए, अगर मैं कहूँ ये जेब्रा है, जेड है, तो सभी जेब्रा क्या थे? घोड़े थे, घोड़े यानी कि हॉर्स थे, तो हॉर्स यहाँ आ जाएगा, यानी सभी जेब्रा घोड़े हो गए, और सभी घोड़े गधे हैं, यानी कि सभी घोड़े गधे यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये बन गया। अब देखना यह है कि आपके पास 3 बन रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे सारे कुछ चेक करते चलते हैं। ठीक है, लिखा है कि सभी जेब्रा गधे हैं, सभी जेब्रा गधे हैं। सही है भाई, सही जेब्रा
गधे हैं, गधे के अंदर आ रहे हैं तो हो जाएंगे। सभी गधे जेब्रा हैं। आप ये बताइए सभी गधे जेब्रा हैं? जितने गधे हैं तो बड़े सर्कल में है ये, क्या सभी गधे जेब्रा हो सकते हैं? ये गलत हो गया। सेकंड वाला इनका जो तार्किक ढंग से था वो गलत हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देते हैं। सी है कुछ गधे जेब्रा हैं। हाँ, कुछ गधे जेब्रा हो सकते हैं। ठीक है, कुछ घोड़े जेब्रा हैं, कुछ घोड़े जेब्रा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ जो पॉइंट बी था ये गड़बड़ था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा ए बी सी डी सभी अनुसरण करते हैं। कैसे भाई, बी तो अनुसरण कर ही नहीं रहा है। ए बी सी अनुसरण करते हैं तो इसको भी हटाओ क्योंकि बी कर ही नहीं रहा है। ए सी डी अनुसरण करते हैं यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर वोवेल हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला में एक नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, 15वें स्थान पर क्या आएगा? तो 15वें स्थान पे वैसे कौन आता है? वैसे कौन आता है? ई जो टी, ई जो टी। ठीक, ऐसे होता है। तो 15वें स्थान पर ओ आता है। ओ से पहले कौन कौन है? ए है, ई है और ओ है। सभी हटा दिए गए, तीनों हटा दिए गए। तो तीनों जैसे ही हटे तो 15 में 3 प्लस करके यानी 18वें नंबर पे कौन होगा? टी है, तो पी क्यू आर एस टी। तो 18वें नंबर पे कौन आएगा? आर आएगा। क्या आएगा? लेटर आर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अभाज्य संख्या के स्थान पर आने वाले अक्षरों को, सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 11वें स्थान पर क्या आएगा? तो अभाज्य संख्याएं भाई कौन कौन सी हैं पहले ये देख लो। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 हो गया, 17 हो गया, 19, ठीक, 23 बस हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने? 9 घट गए। तो 26 में से अगर 9 घट गए तो कितने बचे? 17 बचे। 17 बचे, लेकिन आपको 11वें स्थान पर पूछ रहा है। तो 11वें स्थान पर यानी कि 1 2 3 4 5, इनको पहले ही 5 को हटाना पड़ेगा। तो 11वें स्थान पे पूछ रहा है, 5 यहाँ तक के हट गए तो कितने हो गए? 16, यानी कि 16वें स्थान पर जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। तो 16वें स्थान पर कौन है? इजोटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें इजोटी तो ओ आ रहा है। ओ के बाद ओ 15 है तो 16 नंबर पे कौन आएगा? ओ के बाद क्या आता है? पी। क्या आता है? ओ के बाद क्या आता है? पी। लेकिन ओ पी मैंने एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, 2 3 5 7 11, ये 3 2 5 लेटर हट गए। 5 लेटर हट गए तो 11 5 16वां स्थान तो आ गया, लेकिन 11वां भी तो गायब होगा। कितने? 5 गायब होंगे। तो 5 गायब होने में, हाँ 11 5 16 तो ले गए, लेकिन आप देखिए 13 नंबर भी गायब है कि नहीं गायब है? कौन सा नंबर गायब है? 13 नंबर भी गायब है, 17 नंबर भी गायब है। तो इसमें हमने 3 ऐड तो कर दिया, 16 तो पहुंचा दिया, लेकिन 16 तक पहुंचने में एक नंबर 13 भी तो आ रहा है जो नहीं है। तो 13 नहीं है तो वो 17वां स्थान पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? तो अगर 17वां स्थान पहुंच रहा है तो पी के बाद क्या आ रहा है? आर आएगा। क्या आएगा? ओ पी क्यू आर। तो यहाँ आर पे आ जाएगा। मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि आप देखिए कहाँ तक हमें जाना है। 5 को प्लस कर देते हैं, हमें चाहिए कौन सा? 11वां स्थान चाहिए। तो 11वें स्थान के लिए आपको 1 हटाना पड़ेगा। क्या हटाना पड़ेगा? 1 हटाना पड़ेगा। 1 नहीं 2 3 5 और 11 5, उसके बाद 1 2 5 7 11, ये तो हटेंगे ही हटेंगे 5। तो 11 5 16 हो गया, लेकिन 16वें स्थान पर जाने के लिए हमें 13वां स्थान भी तो हटाना है। 13वां स्थान भी तो हटाना है। तो 11 और 6 17 हो गया। कितना हो गया?
17, तो 17वां स्थान किसका आएगा? 15 स्थान ओ का हो गया। ओ के बाद पी, एम एन ओ, पी क्यू। एक बार मैं फिर से कुछ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए आपको थोड़ा सीक्वेंस में बताता हूँ, थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है उसको भी ख़त्म करते हैं। ए हो जाएगा, 2 नहीं है तो बी हट जाएगा, 2 नहीं है तो बी हट जाएगा, बी हट गया, सी आएगा, सी भी नहीं आएगा, डी आएगा, यस डी आएगा क्योंकि चौथे नंबर पे है, ए बी सी डी, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, जी, एफ के बाद क्या आएगा? जी नहीं आएगा, एच आएगा, एच आई, जे, के नहीं आएगा, एल आएगा, एम नहीं आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, पी आएगा, क्यू नहीं आएगा, आर आएगा, आर के बाद क्या आएगा? एस नहीं आएगा, टी आएगा, यू, वी, डब्ल्यू नहीं आएगा, एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आर पे आएगा। दूसरा, अब ये तो आर आ गया, क्या आ गया? आर आ गया। ठीक है, मैंने कह दिया था आपसे कि 11 और +5 कर दीजिए क्योंकि 16 हो गया। तो आप देखिए 16 नंबर तो आ जाएगा, लेकिन जब 15th नंबर जो क्यू है, क्यू भी तो कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है, तो क्यू तो हट जाएगा, तो उसकी जगह क्या आएगा? आर आएगा। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83, व्हाट कम्स द 17th पोजीशन टू द राइट ऑफ द 31st कैरेक्टर फ्रॉम द राइट? क्या? फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो अब अगर राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो काउंट करते हैं, दाएं से 31वें अक्षर के दाएं 17वें स्थान पर क्या आएगा? तो आप देखिए, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1, सबसे पहले हम लोगों का टारगेट क्या है? 31वां नंबर ढूंढना। तो 31वां नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, यानी कौन सा आ रहा है? Z आ रहा है आपका 31 पे। कौन सा? 31। अब उसके बाद 17वां अक्षर, जब Z पे पहुंच गए, Z का दायां तो इधर जाएगा ना, तो अब 17वां अक्षर तो देखिए 1 2 3, या आप देखिए 31st है, 31 -17 करेंगे तो कितना पहुंच जाएंगे? या ऐसे ही काउंट कर लीजिए, उतना माइनस करने का ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, 17 पे आपको क्या मिल गया? यू मिल गया। क्या मिल गया है? यू। तो यह 17वां अक्षर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित भाषा में एनिमल को OZNHML बोलते हैं, तो इंसेक्ट को ओबर बोलते हैं, तो एलिफेंट को क्या बोलेंगे? एक काम करते हैं कि जो यहाँ से मिल जाता है उनको उठा लेते हैं। क्या करते हैं? जो यहाँ से मिल जाता है उसको हम क्या करेंगे? उनको उठा लेंगे। सेम लेटर पे फिर भी नोट कर लेते हैं एक बार। क्या नोट करेंगे इधर? हाँ, एनिमल है ना, पहले क्या है? ANIMAL, एनिमल हो गया। क्या हो गया? एनिमल हो गया। तो एनिमल को क्या लिखा गया है? OZ। चलिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ए और ओ क्या लिखा है? ए लिखा है, ए पे क्या जा रहा है? ओ जा रहा है। ठीक है,
ए को ओ बनाया गया है, तो एलिफेंट में अगर ए है, सबसे पहले ई है, चेक करते हैं ई कहाँ है, एनिमल में ई नहीं है, इंसेक्ट में ई मिल रहा है, ई का फोर्थ नंबर है, ई का फोर्थ नंबर है, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या है, आर है, ई को आर। यहाँ से कॉन्सेप्ट इस तरीके से तो हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर हम देखेंगे एनिमल है तो ए एन आई एम ए एल, इसको उल्टा सीधा लिखें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कैसे, देख लीजिए एक बार, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। एम तक लिखते हैं, एन को हटा दे रहे हैं अभी, ठीक है, एन को हटा दिया और एन इसके नीचे लिख रहे हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस अब यहाँ क्या है, एन है, तो एन को मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और यहाँ पे जेड। देखिए ए और एन, यहाँ ए की जगह क्या दे रखा है, ओ दे रखा है, तो एन के बाद ओ, यानी कि फर्स्ट में यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो ये बन रहा है +1 का, पहले में +1 का बन रहा है। दूसरा चेक करते हैं, इंसेक्ट में आई को ओ बनाया गया है, तो आई को ओ बनाया गया है, यू है ये और ये वी है, ठीक है, तो क्या बनाया गया है, आई को वी बनाया गया है, उसको देखते हैं, एक मिनट, बस एक मिनट दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, इसको कुछ ऐसे अगर हम लिख लें, कैसे, इसको भी हटा देते हैं, अभी हम लिखते हैं क्या, ए एन आई एम ए एल, ठीक है। दूसरी साइड हम लिख लेते हैं, एनिमल हो गया, दूसरा था इंसेक्ट, क्या था, इंसेक्ट SECT, ठीक है, और इधर जो बनेगा उसको हम लिखते हैं क्या, एलिफेंट, क्या, ELEPHAN और T, ठीक है, एलिफेंट हो गया, ठीक। और अब इनकी बात इधर से हम लिख लेते हैं, और ठीक, एलिफेंट हो गया। अब इंसेक्ट को क्या लिख रहे हैं, इंसेक्ट को लिख रहे हैं OZN HMZ, ठीक। इसको क्या लिख रहे हैं, OHF RUB, ठीक है। देखिए ए जस्ट अपोजिट क्या मिल रहा है, Z, क्या मिल रहा है, ए का जस्ट अपोजिट ए मिल रहा है, और एन के बाद ओ, यानी प्लस में ओ मिल रहा है। यहाँ देखिए आई यहाँ यहाँ से देखिए, तो जितने ए है, ए का क्या मिल रहा है, Z मिल रहा है, और इसी तरीके से अगर हम ई का देखें तो ई का क्या लिख सकते हैं, सेकंड लेटर पे डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई, क्योंकि -1 जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो उल्टा में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। ऑप्शन में सबसे पहले डी है, तो किसी चीज़ को बिना सोचे समझे हम ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। क्यों, देखिए ए का उल्टा अगर चले तो सबसे पहले क्या आता है, Z,
तो ई का उल्टा जेड आता है, दूसरे नंबर पे होना चाहिए था। सॉरी, मैंने फिर से यहाँ एक मिस्टेक करी है, सेकंड नंबर पे डी चाहिए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड बाकी सभी में डी 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 मिल रहा है। तो अब हम सेकंड के लिए चेक करते हैं। एल के लिए अगर चेक करें तो एल क्या है, एन से ओ पे जा रहा है। कहाँ देखिए, इसका भी वही हाल है, इसका भी वही हाल, एन से ओ पे जा रहा है, एम एन ओ, यानी एल आई जे के एल के बाद क्या आता है, एम आता है। क्या आता है, एम। तो हम यहाँ नोट करेंगे एम, तो एम डी सभी जगह है। उसके बाद देखिए आई, क्या है, आई को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, एच से, आई जे एच आई -1 हो गया, एम एन +1 -1 +n, आर एस -1 ई एफ +1। तो देखिए इसका जो आएगा यहाँ और P का यहाँ जाएगा, तो E से पहले क्या आता है, F आता है, और P के बाद Q आता है, यानी एम डी क्यू एफ, एम डी क्यू डी मिल रहा है, यानी कि B भी कैंसिल, एम डी ओ डी मिल रहा है, C भी कैंसिल। तो इस वजह से आपका D करेक्ट हो जाएगा। एम डी क्यू डी मिलना चाहिए था। सॉरी, मैंने यहाँ पे ई सॉरी मैंने एक मिस्टेक करी है, वो मैं आपको बता दूं कि Q के बाद D, मैंने जो F लिखा है उसकी जगह क्या आएगा, Q यहाँ आ जाएगा और यहाँ D आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में था। तो एम डी क्यू डी हो गया। तो अभी B में भी एम डी क्यू डी मिल रहा है, C में नहीं मिल रहा है, तो इसको हटा दे रहे हैं, और एम डी क्यू डी आपको D में भी मिल रहा है, तो B और D बचा। अब देखिए आगे हम बात करते हैं ए का जेड फिर से -1 चला गया, सी का बी -1 चला गया, तो एच का -1 जाएगा, आई ई एफ जी एच, यानी कि यहाँ क्या मिलेगा, जी। तो देखिए यहाँ पे जी है ही नहीं, डी कैंसिल हो गया। इसी तरीके से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन कह रहा हूँ मैं, डी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ जी मिल रहा है। ठीक है, नीचे जी मिल रहा है, लेकिन कहाँ मिल रहा है, एम, एक बार मैच करते हैं, हम लोगों ने क्या मिलाया है, एम डी क्यू डी दोनों जगह मैच कर रहा है। नेक्स्ट है जी, अभी थोड़ा सा देखने की नीड है, वो है एम डी क्यू डी। तो एच के लिए क्या आ रहा है, एम डी क्यू डी, एच के लिए क्या आ रहा है, एच के लिए आ रहा है जी, और ए का प्लस में जाएगा बी जाएगा, क्या जाएगा, ए का प्लस में बी जाएगा, और हाँ यहाँ पे अब एन का बी जी, यहाँ क्या मिल रहा है, बी जी, ऊपर ई जी मिल रहा है, नीचे बी जी मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑप्शन डी करेक्ट बोलेंगे। क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए, क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, तो इसका ध्यान नहीं दीजिए आप, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन है, डी डब्ल्यू जी टी जे क्यू एम एन पी के एस एच लिखा हुआ है, तो आगे की श्रृंखला में क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे डी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी, कितना, +2, एफ जी, जी एच आई जे, क्या, एच आई जे +3 मिला, एच आई जे, ई एफ जी, सॉरी यहाँ भी 3 मिल रहा है, और जे आई जे के एल एम एन 3 +3, एम से पी +3, एन ओ पी, और पी से एस +3 मिल रहा है, यानी सब जगह से +3 मिल रहा है। उल्टा इधर देखिए, उल्टा अगर मैं देखूं, क्योंकि सारे उल्टे दिख रहे हैं, तो एच से के आए तो -3, सॉरी हाँ, मैं इधर काउंट तो इधर का करूँगा, लेकिन देखिए एच आई जे के 3 मिल रहा है, यहाँ भी देखो एन पे -3 मिल रहा है, यहाँ भी -3 मिल रहा है, यहाँ भी -3 मिल रहा है, और यहाँ भी -3 मिल रहा है, यानी एस के +3 अगर ढूंढें, एस का +3 ढूंढें, एस टी यू वी, क्या मिलेगा, वी, और वी सी और डी में दोनों में है, तो वी लिखेंगे, और एच से पीछे जाने पे, एच से अगर हम पीछे जाते हैं तो ई मिलेगा +3 में, यानी कि वी ई अगर हो गया तो हम ऑप्शन डी को करेक्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ऑप्शन डी को करेक्ट मानेंगे, वी ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द लेटर, अगला उस शब्द को चयन करें जो श्रृंखला में अगला आएगा, ए बी सी डी
ABC, ध्यान से देखना है यहाँ पे, AC 2 का गैप है, B का गैप है, यहाँ पे सिर्फ B का गैप है, तो DEFG कितना, यहाँ अगर मैं ऐसे देखूँ तो A से C तक पहुँचने में 2 का गैप है, D से G पहुँचने में 3 का गैप है, H से M पहुँचने में 5 का गैप है, H से M, HIJKLM 5 का गैप है, N से U तक पहुँचने में 7 का गैप है, OPQRSTUV, V से क्या है, V से G तक का 11 का गैप है। उल्टा आएंगे फिर से 1 Z के बाद फिर से A B उसी काउंटिंग में पढ़ते आएंगे, और H से U का जो गैप है वो कितना है, H से U का 13 का, तो देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 12, तो 15 का गैप आगे हमें चाहिए। 2 3 कितने कितने का गैप हमको मिलता चला गया है, 13 सबसे पहले 2 मिला, क्या मिला 2 3, फिर 5 मिला, 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, फिर से 2 का गैप, अब उसके बाद आगे कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे यानी कि उनके अंतर का जो मान अब हमको देखना होगा वो क्या देखना होगा यहाँ पे, तो देखिए 15 V के लिए हम जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, V से M के बीच में जो गैप है, यानी कि हम यहाँ पे M लिखेंगे, क्या लिखेंगे, VM लिखेंगे, क्या लिखेंगे, VM लिखेंगे, जो कि C पे जाएगा, कहाँ जाएगा, C ऑप्शन के लिए जाएगा, कितना जाएगा, C ऑप्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए D32 W34 लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, L33, H क्या लिखा हुआ है, H30 लिखा हुआ है, H30 उसके बाद E32 C29 और B31 दे रखा है। इस क्वेश्चन में हम क्या फिल करें, यानी कि D कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, W34 दे रखा है, तो इसमें क्वेश्चन में देखिए D का 32 है, तो आप देखिए यहाँ जो रिलेशन बन रहा है, 2 का गैप है, यहाँ पे कितना है, 2 का गैप है, D के बाद W है, क्या है, D के बाद W है, D के बाद W है, W के बाद गैप है, क्या है, हाँ यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे है कि 32 है, क्या है, यहाँ पे 32 दे रखा है, कितना दे रखा है 32, पहले D देखते हैं, D से अगर मैं इधर से चेक करूँ तो B से C +1 आया, कितना आया, अगर मैं उल्टा ही देखूँ तो +1 बनेगा, C से E +2 हो गया, DE F G H 3 का गैप हो गया, I J K L 4 का गैप हो गया, अब 5 के गैप पे L M N O P Q, यानी कि आपको यहाँ क्या मिलेगा, Q के बाद 6 का गैप देखिए, Q V P Q R S T U V W 6 का गैप मिला। अब 6 से अगर मैं 7 के गैप पे जाऊँ तो देखिए W X Y Z A B C D 7 के गैप पे, यानी कि यहाँ Q तो परफेक्ट है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 31 से, यानी कि हमें यहाँ से मिल गया कि नंबर पे तो Q आ जाएगा। अब 31 के बाद 32 है गैप पे, 32 के बाद 33 है, 33 के बाद 34 है, ठीक। इधर देखिए 29 के बाद 30 है, 30 के बाद पता नहीं है, और फिर 32 है, तो बचा क्या, 31, क्या बचा 31, यानी कि आपका क्वेश्चन सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वीडियो आपकी बहुत ही लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे थे। यहाँ दिया है W4C3 U6 E5, एक सीक्वेंस देखिए यहाँ दे रखी है। इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, तो एक तो जो C वाला है देखिए C3 है, E5 है, ये सीक्वेंस सीधा सीक्वेंस चलता आ रहा है, Q17 है, E के बाद CDE देखिए DE FG HI, यहाँ क्या दे रखा है HIJK, यानी एक एक के गैप पे है, तो Q के बाद R छोड़ करके S आएगा, क्या आएगा, S आएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार, यहाँ मिस्टेक मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए CDE FG HIJK, क्या JK के LM
यहाँ O15 है, क्या है, O15 है, K11 है, ठीक है, G7 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, गायब क्या है हमारा, वो नेक्स्ट हमें बताना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको मिलना चाहिए था Q है, Q15 है, सॉरी Q17 है, तो Q के बाद क्या मिलेगा, PQ RST। देखिए यहाँ पे पहले हम नंबर को ये वाले देखते हैं, तो U क्या मिल जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा कि 4 2 to 6 to 8 8 to 10 10 to 12 12 to 16 और 16 के बाद आपको मिल गया यहाँ पे 18। तो 18 के बाद क्या मिलना चाहिए था आपको, 18 तक का गैप हो गया। अब 18 के बाद यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ से आपको सारे बढ़ते हुए क्रम में मिलता चला जा रहा है, क्या मिलता चला जा रहा है, क्रम में बढ़ता हुआ मिलता चला जा रहा है। तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन में इतनी देर कोशिश करने के बाद ये पता चलता है कि इस क्वेश्चन में ये एरर है, ये एरर यहाँ क्वेश्चन मार्क ना हो करके ये क्वेश्चन मार्क यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो इस बेसिस पे देखिए क्या है, 4 to 6 6 to 8 8 to 10 10 to 12 12 to 14 क्या आएगा, 14 आएगा, नंबर आपके पास 14 आएगा, 14 16 उसके बाद 18, कहाँ पहुँच गए 18, यानी कि ये सीक्वेंस तो सही है। इन नंबर्स का सीक्वेंस देखिए 3 5, अभी मैं डिजिट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 7 7 के बाद 19 7 7 के बाद 9 9 से 11, तो 11 से क्या आएगा 13 आएगा, यानी कि 14 और 13 का सीक्वेंस बनेगा। तो 14 13 का सीक्वेंस 2 में बन रहा है। अब नंबर को देखते हैं, क्या देखते हैं, यानी पहले वाले नंबर के साथ में 14 आएगा और दूसरे वाले नंबर के साथ में हमारे पास क्या आएगा, दूसरे वाले नंबर के साथ में 13 आएगा, क्या आएगा, दूसरे वाले नंबर के साथ में 13 आएगा, दूसरे वाले नंबर के साथ में 13 आएगा। अब इनको भी देखते हैं, यहाँ से W से U उल्टा पढ़ने में प्रॉब्लम होगा, मैंने क्वेश्चन मार्क आपको 12 यहाँ बताया था, ठीक है। उल्टा पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो तो देखिए I के बाद JK +2 मिल रहा है, JK +2 का मिल रहा है, उल्टा यहाँ से देखिए, अभी यहाँ छोड़ दिया, यहाँ देखते हैं U से Q MNOPQ +2 मिल रहा है, RS +2 मिल रहा है, TU +2 मिल रहा है, यानी सब जगह +2 मिल रहा है। तो यहाँ K था, K के बाद LM क्या मिल रहा है, M, यानी कि M क्या हो गया, यहाँ पे 14 हो जाएगा, क्या M 14 हो जाएगा, ठीक, M 14 हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं वो क्या है, M 14 हो गया। अब दूसरी बात इस वाले नंबर की है, CDE FG +2 GHI JK LM, यानी कि M 14 M 13 आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन में एरर थी, तो इसको देखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये मिस्टेक थी, यहाँ ना हो करके यहाँ होगी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन एरर था, ऐसा पेपर में भी था क्वेश्चन एरर आपका, ठीक है। 89वां क्वेश्चन है, लिखा हुआ है नंबर, अक्षरों की निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच अंतर, संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच अंतर। तो अगर हम यहाँ अंतर देखने जाते हैं तो यहाँ संख्याएं अगर देखते हैं तो 1 2, यहाँ लिखा है संख्याओं की 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने संख्याएं कितनी हैं, 10 संख्याएं हैं 10, और नंबर में लिखा है स्वर, तो स्वर में ए मिल गया, ए के बाद आपको मिल रहा है A E I O U, तो
ए के बाद आपको मिल रहा है यू, यहाँ पे यू मिल रहा है, 2 हो गए, 2 3 हो गए, आई 4 हो गए, कितने हो गए 4, यानी स्वर 4 हुए हैं। और चेक कर लेते हैं ए बी सी जी एच आई ई 5, स्वर कितने मिल गए 5, तो दोनों के बीच अंतर कितना आ गया 5, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 90 क्वेश्चन है। यदि प्लस को हम क्या लिखते हैं, डिवीज़न लिखते हैं, प्लस को हम डिवीज़न लिखते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई में प्रतिस्थापित कर दें तो समीकरण का क्या मान होगा, तो 32 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। और माइनस की जगह यानी किसकी जगह, और माइनस की जगह हम क्या रख लेते हैं, माइनस की जगह मल्टीप्लाई रखते हैं, यानी प्लस की जगह डिवीज़न, और प्लस को डिवीज़न से और माइनस को एक्स से प्रतिस्थापित कर दें तो डिवीज़न की जगह क्या आ जाएगा, अब देखिए, ठीक, प्लस की जगह डिवीज़न आ गया और डिवीज़न की जगह प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि पूरी इक्वेशन चेंज हुई। तो सबसे पहले ये वैल्यू 8 हो गई, प्लस 3 माइनस 10 हो जाएगा, तो 11 माइनस 10 कितना आ गया, 11 माइनस 10 1 आ गया, तो 1 हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है यदि प्रश्न में एक्स वाई दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं तो एक्स का मान क्या होगा। यहाँ देखिए, एक आपको क्या बनाना है, कथन बनाना है, देखते हैं क्या है। पहले हम ऑप्शन सारे ले लेते हैं कि ये हो गया। अब मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + 2y है, क्या लिखा है, x + 2y है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमको सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पहले देख लेते हैं, x 2y 14 दे रखा है, x + 2y। अब देखिए, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो 2x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो इसमें ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, प्लस करते समय, क्या करते समय, प्लस करते समय ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये प्लस में 3x बन गया और इधर 18 बन गया, कितना बन गया 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, कितनी आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 6 है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 6 यहाँ पुट कर देते हैं, 6 - y = 2, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, समीकरण में x का क्या लिखा है, x का मान प्राप्त करने के लिए केवल एक समीकरण पर्याप्त है, गलत, समीकरण 2 पर्याप्त है, गलत, समीकरण 1 ना ही समीकरण 2 को अकेले पर्याप्त है, परंतु दोनों आवश्यक हैं। ठीक है, दोनों आवश्यक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें, निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प को सुधाकर रमेश से लंबा, राजेश सुधाकर से छोटा। देखिए, सुधाकर जो है, सुधाकर रमेश से लंबा है, सुधाकर रमेश से लंबा है, और राजेश सुधाकर से छोटा है, राजेश सुधाकर से छोटा है। ध्यान से देखिए, सुधाकर रमेश से लंबा है, राजेश सुधाकर से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा कौन है, उनमें से सबसे छोटा कौन है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ राजेश का तो क्लियर नहीं हो रहा है, किसका, राजेश का तो क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, राजेश को बीच में रख देते हैं, किसको, राजेश को बीच में रख देते हैं। तो ये पता चला कि राजेश सबसे, यहाँ कह रहा है रमेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, रमेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, नहीं वो तो यस हमको पता ही है, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। सुधाकर सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, सुधाकर सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, सब, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूज़न थी रमेश के लिए, इस वजह से मैंने कट किया। सुधाकर सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, ये भी कैंसिल। राजेश सबसे लंबा व्यक्ति नहीं है, राजेश लंबा नहीं है क्योंकि सुधाकर लंबा है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं लग रहा है मुझे। आगे अगर हम बढ़ते हैं, राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं, एक ही कंडीशन यहाँ समझ में आती है कि राजेश सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कथन के अनुसार। नेक्स्ट है 93, 2 लड़के अल्पेश और ध्रुवित और 2 लड़कियाँ सगुना और वंदना का एक समूह एक गोल मेज के चारों तरफ बैठा है। सभी का मुँह किसकी ओर है, सभी का मुँह अंदर की ओर है, उनके बीच बराबर दूरी है, अल्पेश ध्रुवित और सगुना बीच में बैठा है, वंदना की देखिए, 2 लड़कियां 2 लड़के एक समूह बनाकर एक गोल मेज पर बैठे
गोल मेज है, वहाँ बैठे हैं, चारों ओर सभी का मुंह अंदर की ओर है और उनके बीच दूर। अल्पेश ध्रुवित और सगुना के बीच में बैठा है। अल्पेश जो है वो ध्रुवित और सगुना के बीच में बैठा है। तो मान लेते हैं कि अल्पेश यहाँ है तो ध्रुवित और सगुना यहाँ हो जाएंगे, ध्रुवित और सगुना यहाँ हो जाएंगे। तो अब बचा कौन? बची सिर्फ और सिर्फ वंदना, और वंदना तत्काल बाईं ओर बैठी। वंदना के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है? तो तत्काल बाईं ओर बैठने का मतलब है कि वंदना के बाईं ओर कौन आ जाएगा? जो मैंने यहाँ बनाया है वो आ जाएगा ध्रुवित। कौन आ जाएगा? ध्रुवित। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी आ जाएगा। ध्रुवित अल्पेश के तुरंत दाएं ओर बैठा है। जी बिल्कुल, ये भी बात सही है। तो यहाँ से ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 दिए गए प्रश्न में पढ़ें कि ए, बी, सी और डी के बच्चे हैं। क्या लिखा है? ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं। अगर सी और डी के बच्चे हैं, कोई रिलेशन नहीं है, तो ए बी के बच्चे हो गए। एक लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं, जबकि 3 भाई हैं। क्या हैं? जबकि 3 भाई हैं। तो अब आपको मैं ये बता दूं, ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं। क्या है? ए और बी, सी और डी के बच्चे हैं। 2 बहनें हैं जबकि बी 3 भाई है। बी 3 भाई होने का मतलब एक और उसके पास होगा। सी और डी के कितने बच्चे हैं? तो सी और डी के कितने बच्चे दिख रहे हैं आपको? यहाँ ए बी, एक लड़का और एक लड़की है। एक लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं। एक लड़का हो गया, मान लेते हैं कि उसकी 2 बहनें ये हो गई, जबकि बी के 3 भाई हैं। तो 3 भाई होने का मतलब है कि एक और बढ़ेगा, यहाँ पे एक और बढ़ेगा। तो अब हम इस कंडीशन में क्या बना सकते हैं? इस कंडीशन में देखिए क्या लिखा है, ए ई की बहन है, ए ई की बहन है, ए ई की बहन बन ही नहीं रही है, यानी कि अगर मैं इसको ई बना दूं, ई की बहन है, गलत। नेक्स्ट सी बी, ई की बहन है। हाँ, ये जो सी की छोटी है, यानी कि यहाँ से करेक्ट हो रहा है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, 96 है, सॉरी। दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि उसकी वजह से क्या छात्रों की समूह, सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से 95 फिर से बता रहा हूँ। 95 में आपका बी ऑप्शन सही होगा, जो कि मैंने बताया था। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, इस वजह से मैं देख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन में छात्रों की एक समूह सीधी पंक्ति में बैठा है, एक कंसर्ट देख रहे हैं। दिनेश की बाईं तरफ 5वीं सीट पर बैठा। दिनेश बाईं तरफ से 5वीं सीट पर बैठा है, यानी कि यहाँ से 2, 3, 4, 5वीं सीट पर कौन है? दिनेश है। दिनेश बैठा है। निमेश बाईं ओर से 9वीं सीट पर बैठा है। तो 5 ये हो गया, 6, 7, 8, 9वीं सीट पर निमेश बैठा है। पंक्ति में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी है? पंक्ति में बैठे छात्रों की कुल संख्या कितनी है? वो संख्या है, एक मिनट देखते हैं। ठीक, यहाँ क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं और आंसर आपसे, देखिए वैसे तो 9 हो गए, आंसर तो 9 में हो गया, ठीक है। लेकिन जब हमारे यहाँ ऑप्शन जाता है दिनेश और निमेश के बीच में 4 छात्र हैं, दिनेश और निमेश, तो 5वें और 9वें के स्थान पर 3 ही तो बीच में आए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बाईं ओर से 6ठी सीट पर राजेश बैठा है, हमें तो इनका डेटा ही नहीं पता है, तो हम इनको क्यों देखें। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निमेश सतीश का कोई डेटा दे नहीं रखा है, तो हम इसको भी कैंसिल करेंगे। डी प्रीतेश दाईं ओर से 7वीं सीट पर बैठा है और उसके बीच में दिनेश है, ठीक है। प्रीतेश अगर बैठा है तो प्रीतेश के बारे में देखते हैं। हाँ, प्रीतेश बैठा है तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 97वां क्वेश्चन है कि एक कक्षा के सभी छात्रों के उत्तीर्ण होने पर क्या है? अद्वितीय श्रेणी प्राप्त होती है। दीपक ने 10वां रैंक हासिल किया, उसके आगे 4 लड़कियां और 10 लड़के थे। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन में थोड़े से एरर्स हैं यहाँ पे, जो कि उसको देखना ज़रूरी है। अब यहाँ से 97वां नंबर है, मेन आपका क्या है
मेन ये देखना है क्या दीपक के आगे 5 लड़के थे, देखना है एक कक्षा में सभी छात्रों को उत्तीर्ण किया है, प्रत्येक अद्वितीय श्रेणी प्राप्त हुई है, दीपक ने 10वां रैंक हासिल किया, उसके आगे 4 लड़कियां, उसके आगे सिर्फ 4 लड़कियां हैं, तो दीपक के आगे 5 लड़के कहाँ से हो सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम इसको कैंसिल करते हैं। कुल 16 लड़के थे, जी नहीं 16 नहीं थे, कितने बच्चे थे, 16वां स्थान था। तो इस विषय पे कितने, 1 मिनट, कुल 16 बच्चे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या कक्षा में कुल कम थी, नहीं। यहाँ क्या लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 4 अधिक है, ठीक। जो मेन यहाँ डेटा से मिलता है वहाँ हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। 98 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें, निर्णय लेके प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित में से किस विकल्प के लिए से, ठीक है। दीपांकर दीपक के लिए है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने को देता हूँ, मैं आपसे ऑप्शन बता दे रहा हूँ कि कौन सा आंसर होगा इसमें। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कुछ स्थान पीछे है, यहाँ पे डी हो जाएगा। और 99 और 100 इन दोनों क्वेश्चंस के भी आंसर आपको करने हैं, वो आपको सॉल्व करना है। मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, एक आदमी वाला जो क्वेश्चन है यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 है कि दिए गए रेशियो में बनाना है, 3 व्यक्तियों में बैठे हुए हैं, तो डी जो 100 नंबर क्वेश्चन है, और 100 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा, क्या जाएगा, 16 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मैंने आंसर बता दिया है, नहीं होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, अब अगर 50 क्वेश्चंस की कोई भी सीरीज़ होगी तो मैं उसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।